जो है प्रत्येक क्लस्टर में नामित किया जाएगा। एंड दीज ये डे टू डे फंक्शनिंग से लेके बहुत सारी चीज़ों में काम करने का पूरा जिम्मेदारी जो है इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा सीईओ को अग्रेषित किया जाएगा। नेक्स्ट ये नेक्स्ट पीछे या मानव संसाधन की अगर बात करेंगे तो 3 मॉडल्स। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जितने भी वहाँ पे एग्जिस्टिंग हमारे फैकल्टी है उनका किस तरीके से काम हो रही होगी या फिर उनके द्वारा किस तरीके से काम किया जाएगा एज सुन एज जितने भी हमारे क्लस्टर्स के उसको हैंड ओवर करने के बाद में। मॉडल 1 ये रहेगा जहाँ पे को एग्जिस्टेंस रहेगी। आप अपने जितने भी फैकल्टी है उसको भी आप लोग नियमित कर सकते हैं और हमारा जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है उसको भी नामित कर सकते हैं। उनके द्वारा सर्विसेज यथावत एग्जिस्टिंग ट्रेड्स में ली जा सकती है। दूसरा मॉडल है जहाँ पे हमारे आपके इच्छानुसार जो भी इंडस्ट्री पार्टनर है उनके इच्छानुसार अगर आपको लगता है कि अन्य कोई लोगों को लाना है तो उनको डेपुटेशन मॉडल पर आप ला सकते हैं जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी को बाहर की जा सकती है। थर्ड मॉडल इज कंप्लीटली गेटिंग रिड ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, यानी उनको अन्य स्थान पर कहीं और पदस्थापना करके वहां पे पूरी पदस्थापना जो है इंडस्ट्री तय करेगी उनके ट्रेड्स के अनुसार में। एक चीज़ इसमें कोर्सेज को लेके एक चीज़ बताना भी चाहूँगा। इट इज़ ये जब हम लोग CI को लेके आउटरीच किए थे ये बात आई थी कि जितने हमारे लोग हैं एग्जिस्टिंग कोर्सेज का किस तरीके से किया जाएगा, तो इसको क्लियर भी करना चाहूँगा मैं। जब हमारे कोर्सेज आपका जो SPV जो है ITI को टेक ओवर करेगी, हमारे बच्चे जो है ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, वो धीरे धीरे 6 महीने का किसी का कोर्स है, 1 साल का किसी का कोर्स है, उस समय के दरमियान जो है वो लोग अपना कोर्स सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के पश्चात उनका अपने आप फेज आउट हो जाएगा। उसके पश्चात आपके पास अगर उस ट्रेड को लेके इफ देयर इज अ डिमांड, अगर आपको लगता है उस ट्रेड में यू कैन आपका एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर को इंक्रीज की जा सकती है या फिर उसका एम्प्लॉयबिलिटी फैक्टर बहुत अच्छा है आगे जाके, उसको आप रिटेन कर सकते हैं, वरना उस ट्रेड को भी आप लोग धीरे धीरे से फेज आउट कर सकते हैं। इतना जो है प्रावधान जो है इस पूरे कोर्स में, उस पूरे योजना के सीमा में दी गई है। नेक्स्ट अनुमानित निवेश जो है जैसे स्लाइड में आपको भी दिख रही है, ऑन एन एवरेज फॉर अ पीरियड ऑफ, ये जो पूरी PM सेतु की जो पूरी कार्य योजना जो है इट विल बी डन फॉर अ पीरियड ऑफ अबाउट 5 years, 5 साल के लिए ये काम होगा, जिसमें एनुअल इन्वेस्टमेंट पर क्लस्टर, जहाँ पे 1 हब एंड 4 क्लस्टर्स होगा, उसमें लगभग 48 करोड़ प्रत्येक साल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 81 करोड़ और 40 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट 81 है, जहाँ पे 40 करोड़ केंद्रांश का, राज्यांश का 30 और उद्योग का अंश जो है 11 करोड़। ये एक स्लाइड एग्जैक्ट बताएगा इन्वेस्टमेंट्स कितना है, बट टोटल वी आर लुकिंग एट टोटल 48.2 करोड़ पर ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। नेक्स्ट योजना का बजट एवं प्रावधान की अगर बात करेंगे, जैसे मैंने बताया 5 साल का ब्लूप्रिंट जब EOI हम लोग फोर्ट करेंगे उसी में 5 साल का ब्लूप्रिंट आपको देना है, जिसके आधार पर आपका कैपेक्स एंड ओपेक्स डिसाइड किया जाएगा। अनुमोदन की प्रक्रिया जो है आपके द्वारा EOI, हमारे द्वारा EOI फ्लोट करने के पश्चात स्टेट स्टीयरिंग कमेटी जो माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में संरचित है, उनके द्वारा फाइनल कॉल लेने के पश्चात जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को जाएगी, जो लोग नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के माध्यम के द्वारा फाइनलाइज करके पार्टनर्स का चयन किया जाएगा। इसके अलावा एनुअल ऑपरेशनल प्लान भी उसी EOI के साथ के संलग्न करके प्रोड्यूस करने का एक प्रावधान दिया गया है, जिसके आधार पर SSC एंड CSE विल टेक कॉल्स कि अगर इफ देयर इज एनी टिंकरिंग की जरूरत है उसको भी उसके हिसाब से फाइनलाइज किया जाएगा। उद्योग की अंशदान में क्या सम्मिलित नहीं है और स्टेट के उसमें क्या सम्मिलित नहीं है, ये भी काफ़ी स्पष्ट रूप से योजना में दी गई है। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग उपकरण हो गया या फिर सॉफ्टवेयर हो गया आदि का उद्योग अनिवार्य रूप से अंशदान के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। जो आपके तरफ 17% का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें उसको मान्य नहीं किया जाएगा। सिमिलरली एग्जिस्टिंग स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसमें मान्य नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ये बेनिफिट्स है उद्योग के जितने भी हमारे भागीदारी है जिनके लिए एग्जैक्टली क्या होगा, 2-fold बेनिफिट्स है। बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोगों ने इसमें वो किया है, बट 2-fold बेनिफिट्स मुख्य रूप से अगर देखने की